इलाके से कुछ मील दूर जीवा का आशियाना था। उसके घर में उसकी बीवी किरण और फर्जंद राजू रहता था। तीनों के तीनों पतले दुबले और बीमारी में मुब्तला थे। जीवा ज़राअत से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लाकर बाजार में फरोख्त करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। कितना दाम है इन लकड़ियों का? मालिक सिर्फ 5 अशर्फियाँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियाँ, तो ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये ले 3 अशर्फियाँ। जीवा वो 3 अशर्फियाँ ले लेता है और फिर देही इलाके के किराने की दुकान में जाता है। भाई ये चावल कितने का है? 1 किलो के 2 अशर्फियाँ। और ये दाल? ये 4 अशर्फियाँ 1 किलो के। भाईजान मुझे 1 किलो चावल 250 ग्राम दाल दे दीजिए। ये लो तुम्हारे हुए 3 अशर्फियाँ। जीवा अपनी दिन भर की कमाई से थोड़ा सा ही अनाज मुहैया कर पाता है। वो अनाज लेकर घर पहुंचा और फिर उसकी बीवी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदल गया और अब बारिश हुई। जीवा फिर ज़राअत गया और वहाँ उसने लकड़ी काटी और फिर रोज की तरह बाजार में लकड़ियाँ फरोख्त करने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। शहर से शब तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी इंसान लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। अब मायूस जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पर लादकर घर की सिमत चल देता है। आज मैं अपने कुनबे के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। या मेरे अल्लाह, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मायूस जीवा अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी और फर्जंद के सामने रोने लगा। दूसरे दिन जीवा वो लकड़ियाँ बाजार में फिर से फरोख्त करने निकला, लेकिन इस बार भी कोई भी खरीदने वाला नहीं था। शाम को एक रईसजादी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीदी और जीवा को 5 अशर्फियाँ दे दी। अशर्फियाँ देखकर जीवा बेइंतहा खुश हुआ। वो अशर्फियाँ लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने फर्जंद के लिए 1 सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा अपने घर वापस आ ही रहा था कि ज़राअत में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से रोने की सदा बुलंद हो रही थी। जीवा को फिक्र होने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि 4 से 5 साल का एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बेइंतहा भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस मासूम बच्चे पर तरस आ गया और उसने वो सेब उस मासूम बच्चे को दिया। बच्चे ने जल्दबाजी में वो सेब खा लिया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले के पकवान खाने में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बना दी। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस मासूम बच्चे को दे दी, जिसने बड़े मजे से वो खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया। और तभी वहाँ पर एक औरत नजर आई।
शुक्रिया भाईजान, आपने मेरे फर्जंद की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ, इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले ही मैं मर चुकी थी। तब से ये ऐसे ही भूखा बैठा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा तन्हा है? हाँ, इसका कोई नहीं। आपा, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा इसे वही खिलाऊंगा। भाईजान, आप बहुत नेक इंसान हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप और आपका कुनबा इसी बंगले में रहे और आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। आप अभी अपने कुनबे को यहाँ पर ले आइए। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने कुनबे को लेकर बंगले में वापस आ गया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पकवान खाना खाने पीने की चीजों से लबरेज है। फिर जीवा की बीवी ने पकवान बनाए और जीवा के कुनबे ने और उस असीर बच्चे ने मिलकर सबने नौश फरमाया। ये देखकर उस माँ की रूह बेइंतहा खुश थी, क्योंकि उसके असीर बच्चे को एक कुनबा मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका कुनबा उस तिलिस्मी बंगले में ही रहते थे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस अफसाने से हमें ये दर्स हासिल होता है कि दूसरों की मदद करने से ही हमारी भी मदद ऊपर वाला करता है। बहुत दूर दराज की बात है, एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की अपनी बीमार माँ के साथ 2 बहनें रहती थी। अप्रैल, मैं दूध दू रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर ले। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे हुक्म दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे हुक्म देती है और खुद दूध दूने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को देखा करती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मालूम नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने की वजह से माँ की तबीयत और नासाज हो जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये दवा खिलाई थी, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे अरे, तुमने ये क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी है तुमने। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। रो मत मेरी बच्चियों, शायद मेरी किस्मत में आज का दिन ही आखिरी दिन है। वैसे भी मैं अपनी इस बीमारी से निजात पाना चाहती हूँ। मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, आप वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक खत था। डेजी खत पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए सही लड़के की शिनाख्त कर सके। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों वो हीरे लेकर सफर पर निकलना, क्योंकि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कई लोग तुम्हारे सामने शादी की बातें करेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत की वजह से तुम उससे शादी मत करना। शादी उसी से करना जो तुम्हें 1 हीरे के बदले 4 हीरे ला करके दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर सफर पर निकल पड़ती हैं। जब वो सफर पे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के करीब आकर बोला, हे खूबसूरत लड़की, मेरा नाम सुंदर है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी?
डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकाल कर देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दमखम पर 4 और हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो कुछ दूर सफर पर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। ए हुस्न की मलिका, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दिलनशी कर दिया है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है। मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। इसके बदले में तुम्हें 4 हीरे ला करके देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का पता है, यहाँ पर आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटली में 4 हीरे थे। वो सफर में आगे बढ़ते गए और शादी की दावत देने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों में से एक एक हीरा तकसीम करते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वो दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा होता कि मैंने उसी से शादी के लिए हामी भर दी होती। ये हीरो के चक्कर में हम किस मुसीबत में मुब्तला हो गए। सब्र करो अप्रैल, सब्र करो। हमें अपनी माँ पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है हमारे हक के लिए बेहतर ही होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई भी लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक मुंतजिर रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे खूबसूरत लड़के मिले थे, मगर माँ की मंसूबाबंदी की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही गए और हीरे भी चले गए। तुम परेशान मत हो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही तसव्वुर किया होगा। अगर अगले 6 महीनों में कोई भी लड़का नहीं आता तो तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ दिनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे के दम पर 4 हीरे की कमाई कर ली है। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे कोई लेने नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा सा सब्र करो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या खुदा इतना ही सख्त दिल है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग काम के लिए निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि 10 हीरे लेकर वापस लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत ही अक्लमंद रही होंगी। वो मुमताज की कुव्वत को जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा, मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की अक्लमंदी की वजह से आज हमें इतने होशियार शौहर मिले हैं और हमारे हीरे भी वापस मिल गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एक वक्त की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत कस्बा था जहाँ अमीना नाम की धोबन रहती थी। मीना की 2 औलादें थीं, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, हकीम साहब की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिखता नहीं? मैं बावर्ची खाने में हूँ और अम्मी ने तुझसे कहा है तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आई। अम्मी, मुझे वो चप्पलें खरीदनी हैं। बेटी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम 1 महीने का इंतजार करो, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे अभी खरीदनी है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। 1 महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। जयंती की अम्मी ने दुकानदार से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पलें खरीद रही है, तू एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं अम्मी, मैं 1 महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी ही तरह सब्र वाली होती। वक्त बीतने के साथ मीना कपड़े धोकर कमजोर होती चली गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं।
मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। निकाह से पहले मीना को बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम दोनों की शादी तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बेहद खूबसूरत साड़ी और बाला को एक नमक का डब्बा देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी ने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी है और तुझे एक नमक का डिब्बा। तू इसी लायक है। नमक ही सही, पर अम्मी ने दिया है, इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कुछ वक्त बाद जयंती और बाला दोनों का निकाह हो गया। दोनों के शौहर घर दामाद थे। मकान के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी अम्मी ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोल करके भी नहीं देखा। इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये कोई आम नमक नहीं है बेटी। इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट दिल में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद जब तुम ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का ख्याल रखना, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी अम्मी का तिलस्मी नमक इस्तेमाल करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को प्लेट से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने प्लेट हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का शौहर मकान बनाने वाला कामगार था। बाला ने अपने शौहर से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास अम्मी की दी हुई तिलस्मी नमक है। तिलस्मी नमक की वजह से बाला का शौहर हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना लजीज पकवानों की महक आती तो जयंती की लाट टपक जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चोरी से बाला के गुसलखाने में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देखा। अच्छा, तो अम्मी ने तुम्हें तिलस्मी नमक दिया है और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी है। ये नमक कुछ दिनों के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का खास ख्याल रखना जयंती, 5 मिनट से पहले प्लेट मत हटा देना। जयंती तिलस्मी नमक अपने घर ले आई और उसने पतीले में नमक डालकर पतीले को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने 5 मिनट का सब्र नहीं रखा। कितनी देर हो गई है, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही पतीले की प्लेट हटा दी। पतीले से एक बहुत ही डरावना नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ वक्त बाद जयंती का शौहर वापस आ गया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बहुत ही मुश्किलों से जयंती की जान बच पाई। अम्मी ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा सब्र होता। अम्मी जानती थी कि मुझ में सब्र की कमी है, इसीलिए अम्मी ने तिलस्मी नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार हो।